तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन ने एम्परर को पूरी तरह से बदल दिया होता है और उसका हुलिया बदलने के बाद वो उसे अब यानकांग किंगडम की तरफ लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उस यंग प्रिंस ने पहले से ही पूरा कंट्रोल ले लिया है और वो यहाँ पर अब पुराने सेक्ट रूल्स को अप्लाई करना शुरू कर रहा है, यानी कि जो जो जमीनें सेक्ट्स की थी वो जमीनें उन्हें वापस करके उनको वापस से उनकी पहले वाली पोजीशन पर लाना चाह रहा था। ये देखकर एम्परर बहुत ही ज्यादा भड़क गया था कि वो उसकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। मगर यहाँ पर मोशन वो इंपीरियल मास्टर को लेकर काफी परेशान था कि आखिर इंपीरियल मास्टर है कहां पर। जब उसे एक छोटी सी चिट के जरिए बताया जाता है कि इंपीरियल मास्टर का पता लगाया गया है तो वो फौरन से एम्परर को लेकर इंपीरियल मास्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्लिन ड्रैगन उन लोगों को लेकर वहां से बहुत ही दूर निकल आया होता है और वहां एम्परर को काफी पसीने छूट रहे होते हैं, जिस पर वो कहता है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों है और हम लोग जितना आगे जा रहे हैं गर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है, आखिर ये इतनी गर्मी आ क्यों रही है। तो वो क्लिन ड्रैगन भी कहता है कि इस गर्मी से तो मेरी भी जान जाने लगी है। तो मोशन सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है और उससे काफी तेज रोशनी निकल रही है। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लाइट कोई नॉर्मल लाइट नहीं है, ना ही ये कोई सनलाइट लग रही है, ना ही ये कोई सन ग्लो है। तो एम्परर कहता है कि ये लाइट उस वैली से निकल रही है और नेचुरल लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। वहां पर जरूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होनी चाहिए। मगर मोशन को फील होता है कि ये हीट और ये रोशनी उन गॉड स्टैचूज की तरह की है जैसे कि हमारे डाशो में मौजूद हैं, क्योंकि जब भी वहां पर डार्कनेस आती है तो वो सेम इसी तरह से ही अपनी बॉडी से लाइट रिलीज करते हैं जिससे वो सारी डार्कनेस दूर हट जाती है। तो यहाँ पर एम्परर कहता है क्या ये एक डिवाइन लाइट है, यानी कि वहां पर कोई गॉड मौजूद हो सकता है। ये सुनकर वो क्लिन ड्रैगन भी थोड़ा सा डर गया था कि क्या वाकई में वहां पर गॉड है और ये ब्लड रेन जो हुई थी क्या वो एक गॉड की थी। मगर यहाँ पर एम्परर कहता है कि डॉक्टर किन तुम तो मुझे इंपीरियल परसेप्टर से मिलाने वाले थे ना, तो मुझे ये कहां लेकर जा रहे हो। तो मोशन उसे बताता है कि मेरे एक डिसाइपल ने उस रेन का पीछा किया था और वो ब्लड रेन यहीं पर ही आकर रुकी थी, मगर इस जगह पर वो रेन कम से कम भी 7 दिन तक चलती रही थी। जब वो रेन पूरी तरह से खत्म हो गई तो यानकांग किंगडम के ऊपर से वो सारा डिजास्टर अपने आप ही हट गया था। मगर ये बात एम्परर को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो कहता है कि डार्क क्लाउड्स को गॉड की परमिशन के बगैर तो हटाया ही नहीं जा सकता, आखिर उसे कौन इतनी आसानी से हटा सकता है। और ऊपर से ये ब्लड रेन किस चीज की थी और वो ब्लड था किसका। एम्परर को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती हैं और वो उन सवालों का जवाब जानना चाहता था। और सबसे ज्यादा चीज जो उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि आखिर इंपीरियल मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। और अगले ही सीन में हमें इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है, उनके आने की खबर उसे पता चल जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोशन जैसे ही उस वैली के करीब पहुंचता है तो अचानक से उसे अजीब सा ऑरा फील होने लगता है। उसे लगा कि शायद वहां पर कोई खतरा मौजूद है। वो लोग एक खाई की तरफ जाते जा रहे होते हैं, मगर मोशन जैसे ही अपनी डिवाइन आइज को यूज करता है तो उसे नजर आता है कि वहां पर बहुत सारी डिवाइन स्पिरिचुअल सोर्स मौजूद हैं, जिस पर उसे पता चल जाता है कि हम लोग यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे एक सोर्ड फॉर्मेशन मौजूद है। उस एरे को देखते ही वो पहचान गया था कि ये इंपीरियल मास्टर का बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो यहीं पर है। मगर जैसे ही वो सोर्स उन्हें छल्ली छल्ली करने वाली होती है तो अचानक से मोशन इंपीरियल मास्टर का नाम पुकारता है, जिसकी वजह से वो सोर्स वहीं पे ही रुक जाती हैं और पूरी तरह से सारी सोर्स इरेज हो जाती है। और मोशन वो अपने ड्रैगन से कहता है कि चलो यहाँ नीचे उतर जाओ। ये सुनते ही वो ड्रैगन उन्हें फौरन से नीचे उतारता है और उन्हें फील होता है कि वहां पर गर्मी कुछ ज्यादा ही है। और वो क्लीन ड्रैगन उन्हें बताता है कि वो ब्लड स्मेल और ये गर्मी सारी की सारी उस ब्लड लेक से आ रही है। इस लेक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी की पूरी खून से भरी हुई है। तो मोशन और एम्परर जब वो लोग उस ब्लड को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये ब्लड वाकई में डिवाइन ब्लड है और वो लाइट इसी से ही निकल रही थी। और उसे अपने एंसेस्टर की बात भी याद आती है। डिवाइन ब्लड वो हमेशा से हरियाली को पूरी तरह से एनर्जेटिक कर देता है, यानी कि उन पौधों में और फूल पत्तों में जान आ जाती है, यानी कि ये ब्लड वाकई में डिवाइन है और इसकी डिवाइन एनर्जी की वजह से हर चीज में ताजगी आ गई है। ये पूरी की पूरी वैली ही इस ब्लड की वजह से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत और जानदार दिखाई दे रही है। इन पेड़ पौधों को देखो, ये पूरी तरह से एनर्जेटिक है। यहाँ पर कई दिन तक ब्लड की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो इलाका ही उस ब्लड रेन की वजह से फुली चार्ज हो चुका होता है और जमीन में इतनी एनर्जी आ चुकी होती है कि वो हर चीज के अंदर उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है।
मगर उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये डिवाइन ब्लड किस गॉड का है और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने गॉड को जख्मी कर दिया। इसका पता लगाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल मास्टर के पास ही जाना पड़ सकता है, और अगर मैं गलत नहीं तो इंपीरियल मास्टर वो यहीं आसपास ही मौजूद हैं। वहां उस ब्लड लेक के पास में ही एक छोटा सा घर मौजूद होता है जहां पर मोशन उस एम्परर को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि जरूर इंपीरियल मास्टर यहीं पे ही मौजूद होगा। अचानक उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है तो वो लोग भागते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलकर देखते हैं कि अंदर इंपीरियल मास्टर जख्मी हालत में है, और एम्परर उसे इस हाल में देखकर फौरन से भागते हुए जाता है और कहता है कि मेरे इंपीरियल मास्टर का ये हाल किसने कर दिया? तुम तो यानकांग किंगडम के सबसे पावरफुल वॉरियर थे, आखिर तुम्हारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मगर दूसरी तरफ से इंपीरियल मास्टर वो एम्परर की तरफ देखता है तो उसे उसके चेहरे पर एक स्वॉर्ड का निशान नजर आता है, जिस पर वो कहता है कि आपको क्या हुआ है, आपके चेहरे पे ये जख्म कैसा है? तो एम्परर उसे बताता है कि ये जख्म असली नहीं है, असल में डॉक्टर किन ने मेरा एक फेक जख्म बनाया है ताकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा सकूं। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है जब से आप आए हैं तब से मैं आपकी ट्रू की को फील नहीं कर पा रहा। तो मोशन उसे बताता है कि असल में एम्परर की लास्ट फाइट जो कि एक डॉस मास्टर और लॉर्ड ड्रूलाई के साथ हुई थी, उस फाइट की वजह से उनका वो डिवाइन वोल्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बन चुके हैं। ये सुनकर तो इंपीरियल मास्टर के होश ही उड़ जाते हैं और उसे फिर से अपने जख्म की वजह से काफी तकलीफ होती है, और इंपीरियल मास्टर की वाइफ उससे कहती है कि आप लोग इसे और ज्यादा परेशान मत कीजिए, ये पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी है। मोशन फौरन से उसकी पल्स चेक करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या चीज है जो कि उसे तकलीफ दे रही है। तो उसे पता चलता है कि इंपीरियल मास्टर के जख्म के अंदर एक डिवाइन लाइट अप भी मौजूद है जो कि उसके जख्म के साथ उसकी बॉडी के अंदर सील्ड हो चुकी है। ये सुनकर एम्परर को भी एक झटका सा लगता है कि ये जख्म एक गॉड ने दिया है, और मोशन कहता है कि क्योंकि ये जख्म एक गॉड ने दिया है तो इसलिए मैं इसे खुद से क्योर नहीं कर पाऊंगा। मुझे फौरन से अपने विलेज जाना होगा और वहां से अपने ग्रैंडपा को लेकर यहाँ पर आना होगा ताकि वो इस जख्म को ठीक कर सके। और एम्परर कहता है कि इंपीरियल परसेप्टर तुम इतने लंबे टाइम तक गायब थे, आखिर तुम इतने टाइम तक कर क्या रहे थे? तो इंपीरियल मास्टर उसे बताता है कि असल में मुझे शाओ यूजिंग की तरफ से इनवाइट किया गया था ताकि मैं उनके एंशिएंट रिकॉर्ड्स को चेक करके हिस्टोरिकल एविडेंस का पता लगा सकूं कि आखिर डिवाइन ब्रिज रियलम के साथ हुआ क्या है। मगर जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने यानकांग किंगडम में वो डिजास्टर देखा, तो मैंने उसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश की, और जब मैं उस सोर्स तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ एक गॉड का किया धरा है। वो गॉड उन क्लाउड्स के बिल्कुल ऊपर मौजूद था और उसके हाथ में एक बड़ा सा गार्ड था जिसके अंदर से वो सारा डिजास्टर रिलीज हो रहा था। मैंने इसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट की, यहाँ तक कि मुझे अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे किसी तरह वहां से पीछे धकेलना पड़ा। मगर इस अटैक की वजह से मैं खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और मेरी ये इंजरी बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। ऊपर से मेरी वाइफ वो प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि वहां वापस जाने के बजाय यहीं पर ही रुककर खुद को रिकवर करने की कोशिश करता हूं ताकि रिकवर करने के बाद मैं यहां से वापस जा सकूं। ये सुनने के बाद एम्परर कहता है अच्छा तो अब फाइनली गॉड्स ने खुद को शो कर दिया है। लास्ट टाइम जब ये गॉड्स अपीयर हुए थे तो इंपीरियल जेड वो अपने फाउंडिंग एम्परर के साथ उनके सामने झुक गया था और उन लोगों को गॉड्स के अगेंस्ट हार माननी ही पड़ी थी। इसके बाद वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि आखिर वो गॉड तुम्हें मिला कहां पे था और उसके बाद वो कहां चला गया। तो इंपीरियल मास्टर उसे सिर्फ उंगली का इशारा करके बताता है कि वो ऊपर चला गया। ये सुनकर मोशन कहता है इसका मतलब वो हेवन की तरफ गया है, और यहाँ पर इंपीरियल मास्टर उन्हें ये भी बताता है कि वो गॉड जहां भी गया है वो अपने बाकी के गॉड्स के साथ जाकर मिलेगा और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताएगा, और हो सकता है कि वो सारे गॉड ये सुनने के बाद और भी ज्यादा भड़क जाएं और एक कंबाइन अटैक करने के लिए हम पर आकर टूट पड़े। अगर उन लोगों ने पलटवार किया तो हम लोगों को ना सिर्फ अपने रिफॉर्म्स को छोड़ना पड़ेगा बल्कि यानकांग किंगडम एक बहुत बड़े डिजास्टर का सामना करेगा। ये सुनकर एम्परर कहता है कि अब समझ में आया कि वो सेक्ट मास्टर मुझे मारने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे। वो लोग मुझे मारकर मेरे बेटे को एम्परर बनाकर पुराने ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं ताकि रिफॉर्म्स को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इतने में उसे फिर से तकलीफ होती है और वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और मोशन देखता है कि
उसके चेस्ट पर ऊपर की तरफ एक जख्म बना हुआ है। वो उसके ऊपर क्लिन ड्रैगन का सिलाइवा डालता है जिससे वो उसे हील करना चाहता था और हमें दिखाया जाता है कि वो इंजरी थोड़ी बहुत हील हो जाती है जिससे इंपीरियल मास्टर की तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर अब भी वो जख्म वैसा का वैसा ही मौजूद था और मोशिन ने बस उसे थोड़ी देर के लिए ही सप्रेस किया था। वो उन लोगों को बताता है कि जब तक हम लोग इंपीरियल मास्टर की बॉडी के अंदर वो डिवाइन लाइट बाहर नहीं निकाल लेते तब तक हम लोग इस ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते। तो एम्परर कहता है कि आखिर पावर ऑफ गॉड के अगेंस्ट आखिर क्या चीज काम आ सकती है। तो मोशन वो उस खिड़की के पास आता है और सोचना शुरू करता है, मगर अचानक से उसे वो ब्लड लेक याद आती है जो कि इंपीरियल मास्टर के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद थी। वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि ये जो बाहर खून मौजूद है ये एक डिवाइन ब्लड है ना। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि हाँ, ये खून उसी गॉड का है जिसे मैंने जख्मी किया था, मगर उसकी इंजरी बस मामूली इंजरी है। ये सुनते ही मोशन कहता है कि मेरे पास अब भी एक मेथड बाकी है और मुझे लगता है कि शायद ये मेथड जरूर काम करेगा। वो कहता है कि ग्रैंडपा म्यूट के बनाए हुई सोट पैलेट्स वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने पूरे के पूरे डीमन गॉड को हवा में लिफ्ट कर दिया था, तो फिर ये उस डिवाइन पावर को भी आराम से होल्ड कर पाएगी। इतना कहने के साथ वो उस छोटी सी सोर्ड पैलेट को यूज करता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो पूरा सोर्ड एक क्लस्टर मौजूद होता है और वो लड़की ये देखते ही समझ जाती है कि ब्रदर तुम इन सोर्ड्स को एक्यूपंक्चर नीडल्स की तरह यूज करना चाहते हो। मोशन उन सोर्ड्स की मदद से इंपीरियल मास्टर की बॉडी में मौजूद उस जख्म को अच्छी तरह से ओपन कर लेता है ताकि उसका ब्लड जब वो उस ब्लड के साथ टकराए तो वो पूरी तरह से जल जाए और उसमें मौजूद जो डिवाइन सील है वो भी पूरी तरह से हट जाए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मोशन उस डिवाइन ब्लड को यूज करने के लिए फौरन से अपनी एक जायंट सोर्ड टेक्निक को यूज करता है और वो सोर्ड उस ब्लड लेक के ऊपर जाकर गिरती है जिससे वो ब्लड हर जगह फैल जाता है और जहां जहां भी वो ब्लड गिरता है वहां पर आग लग जाती है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो ब्लड कितना ज्यादा गर्म है। मगर मोशन उस सारे के सारे ब्लड को एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उस सोर्ड के जरिए एक ऐसे चैनल की तरह क्रॉस करवाता है कि वो ब्लड फिर एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर सीधा उस घर के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से फिर एक तेज रोशनी निकलती है और हमें इंपीरियल मास्टर की बॉडी को भी दिखाया जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से वो व्हाइट एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसका मतलब था कि वो डिवाइन एनर्जी अब उसकी बॉडी के अंदर से खत्म हो चुकी है। ये देखते ही मोशन वो स्लाइवा लिक्विड फौरन से उस जख्म के ऊपर जैसे ही डालता है तो इस मर्तबा वो लिक्विड अपना असर दिखा जाता है और देखते ही देखते वो इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है और इससे अब इंपीरियल मास्टर को भी काफी अच्छा फील होने लगता है। उसकी ये टेक्निक इंपीरियल मास्टर अच्छी तरह से समझ जाता है और वो उसे बताता है कि तुमने गॉड्स की पावर को गॉड्स के ही अगेंस्ट यूज करके इस इंजरी को आराम से हील कर लिया, तुम सच में एक जीनियस हो। मगर मोशन कहता है कि अच्छी बात यह है कि उस गॉड ने सिर्फ एक जख्म दिया है, अगर उसने बहुत सारे जख्म दिए होते तो शायद मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाता। मगर आपको अब भी संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि वो डिवाइन फोर्स अब भी आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर आप अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते रहेंगे तो किसी भी टाइम पर वो डिवाइन एनर्जी ट्रिगर हो जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड कर सकती है। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, मगर इंपीरियल मास्टर उसे इशारा करके कहता है कि ये मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और एम्परर कहता है लगता है इंपीरियल परसेप्टर और मैं अब दोनों ही बिल्कुल बेकार बन चुके हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो लोग उस घर के अंदर बैठकर आपस में बातें करना शुरू करते हैं और हमें उनके हंसने की भी आवाजें आ रही होती हैं, जिसका मतलब ये था कि अंदर का माहौल अब काफी बेहतर हो चुका है। मोशन उन लोगों से कहता है कि इंपीरियल मास्टर और एम्परर मुझे बताइए कि अब आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, क्या आप लोग मेरे साथ डाशू में चलकर अपनी इंजरीज को हील करना चाहते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली कैपिटल जाना चाहते हैं। तो वो दोनों ही कहते हैं हम कैपिटल जाएंगे। इंपीरियल मास्टर उन्हें बताता है कि क्योंकि अब क्राउन प्रिंस ने जबरदस्ती थ्रोन पर कब्जा कर लिया है तो इसीलिए वो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़ फेंकेगा और सबसे पहले तो वो सेकंड प्रिंस को मरवाने की कोशिश करेगा क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट वही बन सकता है। ऊपर से सेकंड प्रिंस को बहुत ज्यादा फेवर्स भी मिली है और ऊपर से उसने मिलिट्री रिवॉर्ड्स भी हासिल किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो एक एम्परर बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड बंदा है। और दूसरी तरफ से प्रिंसेस वो तो मदर क्वीन के बिल्कुल क्लोज है, इसीलिए क्राउन प्रिंस को उससे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है।
यूं समझ लो कि क्राउन प्रिंस इस वक्त अपने बहन भाइयों को अपने दुश्मनों की नजर से देख रहा है और किसी भी टाइम पर वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर मोशन कहता है कि अच्छा, तो वो लड़की अपने ही घर के अंदर हाउस अरेस्ट हो चुकी है। और एम्परर भी कहता है मेरा वो गद्दार बेटा अभी तक तो एम्परर नहीं बना है और लगता है कि शायद अभी तक उसने किसी को मारा नहीं होगा। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि ये बस टेम्पररी है। एक मर्तबा उसने अपना थ्रोन असेंड कर लिया तो उसके बाद वो सबसे पहले तो मदर क्वीन को रास्ते से हटाएगा और उसे रिटायर करके या तो उसे जान से मरवा देगा या फिर उसे बीमार करवा देगा। और फिर एक के बाद एक वो सारे के सारे प्रिंस की तरफ आगे बढ़ेगा और एक एक को अपने रास्ते से हटाना शुरू कर देगा। खास तौर पर वो मेरे सारे के सारे ऑफिशियल्स को एक एक करके मरवाएगा, क्योंकि मेरे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे उससे नफरत करते हैं। मगर सुनने में ये आया है कि बाशेनजी और वो सिबलिंग ब्रदर्स अभी तक उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनका वो किंगडम सरेंडर करने के लिए उनके सामने झुकने वाला है। लगता है शायद अब वहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो सकता है। इसीलिए इंपीरियल मास्टर कहता है हमें जल्द से जल्द कैपिटल तक जाना होगा। मगर एम्परर कहता है कि तुम्हारे जख्मों का क्या होगा। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि पॉइजन किंग फू युआन वो अब भी कैपिटल के अंदर मौजूद है। अगर मास्टर किंग वो फू युआन के साथ मिलकर मेरी इंजरी को पूरी तरह से ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग उसके बाद बहुत ही आसानी से थ्रोन असेंड कर लेंगे। पर मोशन कहता है कि इंपीरियल मास्टर अगर आप अपनी वाइफ को लेकर वहां पर जाना चाहते हैं तो इसलिए आपको अपना भेष बदलना होगा। ये सुनते ही एम्परर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है इसके बाल तो मुझसे भी ज्यादा लंबे हैं। और इंपीरियल मास्टर अपनी वाइफ की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मेरी वाइफ वो एक कल्टीवेटर होने की हैसियत से आराम से जा सकती है, इसलिए मैं भी उसके साथ जा सकता हूँ। जिस पर मोशन उनसे कहता है कि ठीक है, तो फिर आप लोगों के लिए मेरी एक ऑफर है, क्यों ना आप तीनों ही मेरे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लें। अगर हम लोग आपकी इंजरीज को हील ना कर पाए और हम लोग थ्रोन भी हासिल ना कर पाए तो कम से कम मेरा हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट आप लोगों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उठाएगा और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें भी ला कर देगा। ये बात सुनते ही इंपीरियल मास्टर कहता है कि मास्टर किंग तुम जानबूझकर हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अगर मैं एक कल्ट मास्टर बन जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ। और एम्परर कहता है कि ठीक है, अगर तुम कल्ट मास्टर बन रहे हो तो मैं भी एक कल्ट मास्टर बन जाऊंगा और तुम मेरे राइट हैंड बन जाना। मगर मोशन कहता है क्या आप लोग वाकई में सीरियस हैं कि आप लोग कल्ट मास्टर बनना चाहते हैं? ये सुनते ही एम्परर को शक होता है कि ये लड़का तो वाकई सीरियस है, मुझे लगा ये मजाक में कह रहा है। एम्परर कहता है अगर मैं तुम्हारे सेक्ट का एक कल्ट मास्टर बन जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा यानकांग किंगडम वो पूरी तरह से तुम्हारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो इंपीरियल मास्टर कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप एक कल्ट मास्टर बन जाते हैं तो हम लोग दोबारा से थ्रोन असेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ से वो किलिंग ड्रैगन कहता है उन लोगों से तुम लोग कल्ट सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते, मगर तुम लोग चाहते हो कि कल्ट सेक्ट वो तुम लोगों की खातिर अपनी जान की बाजी लगाए। सच में तुम लोग कितने अजीब हो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुफ्त में कोई भी चीज नहीं मिलती। और वो लड़की भी उन लोगों को बताती है कि एम्परर और मेरा हस्बैंड दोनों के पास बहुत ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए उन लोगों को सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। और वो मोशन से कहती है ब्रदर केन तुमने एक मर्तबा मेरी जान बचाई थी, तो इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जब तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगी तो मुझे क्या पोजीशन दी जाएगी। तो मोशन उससे कहता है कि आपने यानकांग किंगडम में क्लोथिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से संभाला हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको अपने एम्ब्रॉयडरी हॉल का मास्टर बना दूंगा। ये सुनकर इंपीरियल मास्टर को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि अब उसे अपनी वाइफ के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर इंपीरियल मास्टर को उसकी वाइफ कहती है कि आपको डॉक्टर किन को इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। आखिरकार आप अकेले एम्परर के साथ वहां पर उन लोगों के साथ किस तरह फाइट बैक कर पाएंगे। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि मेरे रिफॉर्म्स को अब भी 78% ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी तरह कैपिटल तक पहुंच जाएं तो उन ऑफिशियल्स की मदद से हम लोग दोबारा से थ्रोन असेंड कर पाएंगे, क्योंकि अब भी हमारे साथ बहुत सारे लॉयल ऑफिशियल्स बाकी हैं जो कि सही टाइम पे हमारा साथ दे सकते हैं। ऊपर से हम लोग 9 ड्रैगन गार्ड की भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास अच्छा खासा बैकअप
आ जाएगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से कैपिटल को अपने हाथ में ले लेंगे। मगर उसकी वाइफ कहती है क्या आप लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि लॉर्ड रुलाए और वो डाउस मास्टर बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे? आप इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि आप डाउस मास्टर को या फिर लॉर्ड रुलाए को फेस कर सकें। और मोशन भी उन लोगों को बताता है कि आजकल रॉयल पैलेस के अंदर बहुत सारे मॉन्क्स और काफी ज्यादा डाउस डिसाइपल्स आ चुके हैं। और वो लड़की उन लोगों को समझाती है कि इस वक्त उन लोगों का सामना दो पावरफुल सेक्ट्स के साथ है, इसीलिए उन लोगों को अकेले जाने के बजाय डिमोनिक कल्ट सेक्ट को अपने साथ ले जाना चाहिए। और वो इंपीरियल मास्टर को ये भी समझाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी खातिर कोई शख्स अपना पूरा जोर लगाए तो उसके लिए आपको उनका भरोसा जीतना होगा। और यहाँ पर मोशन उन लोगों को बताता है कि मेरे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट में अब भी एक हेवनली किंग की कमी है, जिस पर इंपीरियल मास्टर कहता है ठीक है तो फिर मैं एक हेवनली किंग बनने के लिए तैयार हूँ। इंपरर ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया था, मगर इंपीरियल मास्टर उसे समझाता है कि उसके पास फिलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मोशन भी कहता है कि इंपीरियल मास्टर जब चाहे मेरे सेक्ट को छोड़कर दोबारा से अपने यानकांग किंगडम को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर इंपरर को इंपीरियल मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पर मोशन कहता है आप लोगों ने मेरे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को शायद गलत समझा हुआ है, वहां सच के डीमंस नहीं रहते। और इतने में वो लड़की कहती है मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि इंपरर वो अब हमारे हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये कहने के बाद वो लॉग फॉरन से वहां से निकलते हुए अब सीधा कैपिटल की तरफ जाने वाले थे। और वो किलिंग ड्रैगन उन्हें लेकर बहुत ही तेजी से वहां से अब सीधा कैपिटल की तरफ उड़ान भरता है। मगर रास्ते में ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उन लोगों को आराम भी करना होता है, तो वो लोग एक जगह रुक जाते हैं और वहां पर अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और दूसरी तरफ से इंपीरियल मास्टर वो मोशन को देखता है कि अचानक से वो उठकर कहीं जा रहा है। ये देखते ही वो फौरन से उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक जगह जाकर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो एक स्टिक का सहारा लिए हुए है, जिस पर इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अब भी उन 3 बेसिक स्वॉर्ड मूव्स को प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि मैंने तुम लोगों को सिखाए थे, मगर तुम इन 200 टेक्निक्स को जिस तरह परफॉर्म कर रहे हो इस तरह तुम अपने बहुत सारे लूप होल्स छोड़ रहे हो। ये वीकनेसेस तुम्हें दुश्मन के आगे कमजोर कर देंगी। चलो मैं तुम्हें कुछ न्यू टेक्निक्स सिखाता हूँ। ये सुनते ही मोशन कहता है ठीक है तो फिर आ जाइए। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपनी उन स्टिक सोर्ड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और उनकी सोर्ड स्किल्स इतने शानदार होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। मोशन ने ऑलरेडी अपने विलेज चीफ से कुछ सोर्ड मूव सीख रखे होते हैं और उनके दम पर वो इंपीरियल मास्टर के साथ कुछ हद तक फाइट कर पा रहा होता है। मगर इंपीरियल मास्टर जो कि उन सोर्ड टेक्निक्स का खुद ही ओनर था, इसीलिए वो उन सोर्ड टेक्निक्स को ज्यादा बेहतर जानता था और यहाँ पर वो मोशन को बहुत ही आराम से हरा देता है। ये देखकर मोशन खुद भी सरप्राइज हो गया था। मगर इंपीरियल मास्टर उसे समझाता है कि तुम्हारे ये लूप होल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू कर दोगे। मगर वहां पर हमें एम्परर को भी दिखाया जाता है। एम्परर ये सब कुछ देखता है और फिर कहता है कि तुम अगर एक स्टेप और आगे आ जाओ और ब्रेक थ्रू कर लो तो मुझे लगता है कि तुम एक ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। मैं जब इस कल्टीवेशन लेवल में आया था तो उस टाइम पे मेरी एज 57 ईयर की थी और 57 ईयर के बाद जाकर मैंने अपनी बॉडी के अंदर उस ड्रैगन की को फील किया था, जिसके बाद से सब कुछ मेरे लिए बहुत ही तेजी से बदलना शुरू हुआ था। मैंने इन ड्रैगन स्किल्स के जरिए न सिर्फ बहुत सारी टेक्निक्स और बैटल स्किल्स सीखे, उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरह से रियलाइज किया था और मैंने उन सारी टेक्निक्स को अपने 9 ड्रैगन आर्ट के साथ फ्यूज कर दिया था। ये सुनकर मोशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिस पर एम्परर समझ जाता है कि ये अब इसके बारे में जानना चाहता है और मोशन उसकी खिदमत करना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे सिखाइए। तो एम्परर कहता है ठीक है मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहां पर मास्टर क्यान जो कि एक सोर्ड मास्टर था वो वहां पे आता है और मोशन के सामने झुककर उसे अपना कल्ट मास्टर बताता है। तो एम्परर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये तो मेरे यानकांग किंगडम का सोर्ड मास्टर है, इसका मतलब है ये एक डिमोनिक कल्ट सेक्ट मास्टर है। मोशन उससे पूछता है कि थ्रोन असेंशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं, जिस पर क्यान उन लोगों को बताता है कि सब कुछ पूरी तरह से रेडी है। ये कहने के बाद मोशन आखिर में एक छोटी सी स्माइल देता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।